हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी फीड। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक प्रियम्बल कंप्लीट करेंगे अपने क्विक रिवीजन मॉड्यूल में। एक क्विक रिवीजन मॉड्यूल विजन आईएएस द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आप विजन आईएएस की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इनकी हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर कमेंट सेक्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रियम्बल होता क्या है? प्रियम्बल प्रोवाइड कराता है समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये रिप्रेजेंट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। तो ये उसका प्रीफेस बताता है। ऑल्सो प्रियम्बल कोई लॉ नहीं है और ये नॉन एनफोर्सेबल है। मतलब अगर इसमें कुछ भी लिखा है, अगर वो वोयलेट होता है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमारा ये वोयलेट हुआ है, क्योंकि ये कोई लॉ नहीं है। हम बोल सकते हैं कि ये एक डेकोरेटिव पार्ट है एक कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल होना कंपलसरी नहीं है। अगर हमें ये जानना है कि मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का माइंडसेट क्या था, तो हम प्रियम्बल को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रियम्बल में लिखा क्या है। प्रियम्बल में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, equality of status and of opportunity, and to promote among them all liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो फर्स्ट पार्ट, वी द पीपल ऑफ इंडिया, बताता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। कि हमने, वी द पीपल, हमने ही, भारत के लोगों ने ये संविधान बनाया है। सेकंड, अगर हमें नेचर जानना है इंडियन स्टेट का, तो हम देखते हैं सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। और अगर हमें जानना है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कब इनएक्ट और एडॉप्ट किया, तो वो डेट हमें यहाँ नीचे गिवन है। कमिंग फॉरवर्ड, तो चलो अब हम नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की इन डिटेल बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सॉवरेन। सॉवरेन का क्या मतलब है? कि इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट दैट इज फ्री फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर। सो इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। इसका मतलब है कि इंडिया के ऊपर कोई फॉरेन कंट्री राज नहीं कर रही है। इंडिया के डिसीजन इंडिया के अपने डिसीजंस हैं। सेकंड, नो डोमिनियन ऑफ अदर नेशन, द सेम थिंग। थर्ड, तो क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि इंडिया अगर सॉवरेन है तो इंडिया यूएन की बात क्यों मानता है? वो इसलिए मानता है क्योंकि इंडिया ने खुद यूएन को ज्वाइन किया है फॉर आवर ओन बेनिफिट। तो अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो आप उसको कभी भी लीव भी कर सकते हो। तो इंडिया कोई बाउंड नहीं है कि इंडिया अब यूएन को लीव नहीं कर पाएगा। बट इंडिया को अपने खुद के फायदे दिखते हैं, इसलिए वो यूएन को ज्वाइन करे हुए रखता है। और यूएन, कॉमनवेल्थ, इन सब को ज्वाइन करने से उसकी सोवरेनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सेकंड पॉइंट आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जब लोग खुद डिसाइड करें कि वो क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। तो डेमोक्रेसी जो है वो दो टाइप की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम डायरेक्ट लॉज बनाते हैं, लेकिन इन केस ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यहाँ पे हम कुछ लोगों को चुनते हैं और वो हमारे लिए लॉज बनाते हैं। तो इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी लाना क्यों मुश्किल है? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो डायरेक्ट लॉज बनाना वुड बी वेरी डिफिकल्ट। सेकंड थिंग इज कि इंडिया में इलिटरेसी भी है। थर्ड इज कि यूनिफॉर्म व्यूज नहीं है, क्योंकि इंडिया में रिलीजन, कास्ट, रीजन के बेस पे काफ़ी डाइवर्सिटी है। इसलिए इन इंडिया वी फॉलो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कि रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। और अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखें तो इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है,
एंड पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं। तो हर कुछ साल बाद इंडिया में इलेक्शंस कराए जाते हैं जो कि 5 साल है और लोकसभा। एंड यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी मतलब कि इंडिया में रूल के अकॉर्डिंग जो भी एलिजिबल है ही और शी कैन कास्ट वोट। तो उनमें कोई रिलीजन, कास्ट, सेक्स के बेस पे कोई डिवीजन नहीं होता है। तो डेमोक्रेसी में आता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। नेक्स्ट कमिंग टू द रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक पॉलिटी में दो टाइप की कैटेगरीज होती हैं, वन इज मोनार्की एंड अनदर इज रिपब्लिक। मोनार्की का मतलब है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक राजा है या रानी है। तो ये हेरिडेटरी पोजीशन है, यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होता। एग्जाम्पल जैसे ब्रिटेन है। सेकंड रिपब्लिक। रिपब्लिक में क्या है कि इलेक्शन होते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वहां के हेड को चुना जाता है। जैसे कि इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। लिबर्टी का मतलब है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल। रेस्ट्रेंट्स को हम हटा देते हैं लोगों के ऊपर से, लेकिन क्या ये 100% हटते हैं? नहीं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। एज इट इज मेंशन, ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड लिबर्टी है। तो क्या है कि अभी जैसे मान लो कि आपको लगे कि भाई 2 बजे रात को मैं तेज वॉल्यूम में गाने चलाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप किसी और को भी परेशान कर रहे हो। तो लिबर्टी हमेशा ही विद इन लिमिट्स दी जाती है। हम लोगों के डेवलपमेंट के लिए हम लिबर्टी देते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम इन पॉइंट्स पे लिबर्टी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इक्वेलिटी। इक्वेलिटी का मतलब है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन। किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाता, एवरीवन इज इक्वल। सेकंड पॉइंट, provision of adequate opportunity for all individual without any discrimination. Yeah. And the third is equality of status and opportunity. This is what it is mentioned in constitution and what we get. Equality of status का मतलब है कि किसी की सैलरी उसकी कास्ट या उसके रिलीजन पे डिपेंड नहीं करती। अपॉर्चुनिटी की हम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं लोगों के लिए कि वो ग्रो कर सकें। कमिंग नेक्स्ट, 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी है, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। सिविक राइट हमें मिलते हैं राइट टू इक्वालिटी से, जो कि मेंशन है हमारे पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकंड पॉलिटिकल। पॉलिटिकल राइट 325 एंड 326 में गिवन है। 325 आर्टिकल का मतलब है कि कोई भी पर्सन इलेक्टर रोल से नहीं हटाया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। एंड आर्टिकल 326 बोलता है कि इलेक्शन टू लोकसभा या फिर स्टेट असेंबली में टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। तो हमारा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो इसलिए पॉलिटिकली हमें इक्वालिटी प्रोवाइड की जाती है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में आता है डीपीएसपी में आर्टिकल 39। तो इसमें काफ़ी सब क्लोजेस हैं जिसमें हम बात करते हैं कि जो मैन एंड वीमेन हैं वो इक्वली मैन एंड वीमेन के पास इक्वल मीन्स होने चाहिए लाइवलीहुड के। अनदर कि जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि वो कॉमन गुड के लिए हो, और जो हमारी वेल्थ है वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही काफ़ी सारे राइट्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे डीपीएसपी वाले सेक्शन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेटर्निटी का मतलब है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, दैट इज भाईचारा। हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है टू इंश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो ये जो पार्ट है ये हमारा फ्रॉम द इनिशियल 1950 से है, और जो इंटीग्रिटी पार्ट है ये हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हमने ऐड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? यस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए कुछ जजमेंट्स आई थी, तो अगर हम उसकी बात करें तो बेरीबरी यूनियन केस था
तो यहाँ पे बात हुई थी कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन केशव नंदा भारती केस में इस जजमेंट को चेंज कर दिया गया और बोला गया दैट इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये नॉन जस्टिसिएबल है कि हम कोर्ट में नहीं जा सकते अगर ये वोलेट होता है तो। ऑल्सो ये लिमिट नहीं करता लेजिस्लेचर को। तो चलो आगे बात करते हैं अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल के बारे में। तो इसमें केशव नंदा भारती केस जो 1973 में हुआ था, उसमें बात की कि प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। लेकिन जो हमारा बेसिक फीचर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। और हमने आज तक सिर्फ एक बार प्रियम्बल में अमेंडमेंट की है, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। तो हमने क्या क्या चेंजेस किए? फर्स्ट पॉइंट कि हमने सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया। तो इंडिया में हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसका मतलब है कि प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पब्लिक में जैसे पीडीएस हम प्रोवाइड करते हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशलिज्म, एंड प्राइवेट सेक्टर के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है ग्रो करने के लिए। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को समझने के लिए हमें एक दूसरे टाइप के सोशलिज्म के बारे में भी जानना चाहिए, जो होता है मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। तो इसमें क्या है कि इसमें कंप्लीट नेशनलिज्म की बात होती है, और यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिल्कुल एबोलिश कर दिया जाता है बिजनेस से भी। लेकिन यहाँ पे इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हमारा प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है एंड पब्लिक सेक्टर भी। तो हम कैसे करते हैं कि हम सब लोगों को बोलते हैं कि यू कैन ग्रो इक्वली, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती है। हम एक लैंड सीलिंग भी लगाते हैं। हम यहाँ पे पीडीएस भी प्रोवाइड करते हैं। सीएसआर भी इम्प्लीमेंट होता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इम्प्लीमेंट होता है। दैट इज़ नॉट कम्युनलिस्टिक सोशलिज्म, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, इसको हम मार्क्सिस्ट सोशलिज्म भी बोलते हैं। इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म विद हैवी टिल्ट टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म, इंडियन सोशलिज्म में। सेकंड, हमारा जो डीपीएसपी है वो भी काफ़ी सोशलिस्टिक कोनेटेशन रखता है। जैसे हमने ऊपर भी बात की थी आर्टिकल 39 की, यहाँ पे इक्वेलिटी वाले पॉइंट में, यहाँ पे कमिंग नेक्स्ट सेक्युलर। तो सेक्युलर, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। एक कंट्री तब सेक्युलर बनता है जब वहाँ सारे धर्म को एग्जिस्ट करें और प्रोस्पर ग्रो करें ऑन द सोइल ऑफ अ कंट्री। इंडिया ऐसा प्रोवाइड करता है। ऑल द रिलीजन हैव सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम स्टेट। यहाँ पे स्टेट की जो बात है दैट इज फ्रॉम इंडिया। तो आर्टिकल 25 टू 28 फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइड करते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इंडिया का कोई रिलीजन है? तो नो, इंडिया डू नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। लेकिन इंडियन सेकुलरिज्म में और फ्रांस के सेकुलरिज्म में एक डिफरेंस है कि फ्रांस का अपना कोई रिलीजन नहीं है, ना ऑफिशियल रिलीजन है, और ना ही वो किसी रिलीजन में विश्वास रखता है। लेकिन इंडिया सब रिलीजन को मानता है। बाकी अगर हम बात करें पाकिस्तान की, सऊदी अरेबिया की या वेटिकन सिटी की, तो यहाँ पे कोई एक धर्म को इम्पोर्टेंस दी जाती है एंड दे आर नॉट सेकुलर। जबकि फ्रांस एंड इंडिया आर सेकुलर एग्जाम्पल, बट दे आर डिफरेंट एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी, जो कि हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया था फ्रेटर्निटी में। तो ये हमें बताता है कि डाइवर्स कास्ट, क्लास, रिलीजन, लैंग्वेज, सेक्स, आइडियोलॉजी एक्सेट्रा को कि हम सब मिलके को एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम चलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल ये प्रीफेस है, हम बात कर चुके हैं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है।
बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज के बारे में बात करता है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी थी उसके नोबल विजन को बताता है। एंड यूएस में जो डिक्लेरेशन है उसके जैसा रिजेंबल करता है, और ये बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के, जो कि पंडित नेहरू ने मूव किया था दिसंबर 1946 में एंड adopted by the constituent. Coming next, some related facts की हम बात कर लेते हैं। देखो, स्टार्टिंग से लेके जब ब्रिटिशर्स आए टिल 1947 जो हमारा स्टेटस था दैट इंडिया वाज ए कॉलोनी। फ्रॉम 1947 to 1950 26th of January India was dominion, and from 1950 to now India is sovereign रिपब्लिक। लेकिन हमें याद रखना होगा कि पाकिस्तान 1956 तक डोमिनियन रहा था ब्रिटिश का। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इसकी बात हम कर चुके हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है यहाँ पे जैसे कि स्विट्जरलैंड में है, तो यहाँ पे पीपल ऑफ दैट कंट्री वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। कैसे हो सकते हैं? रेफरेंडम की हेल्प से, कि वहाँ पे अगर कोई भी प्रपोज लेजिस्लेशन है तो उसके लिए डायरेक्टली रेफरेंडम निकाला जाता है और वहाँ पे डायरेक्ट वोट्स होती हैं। अगर किसी को कोई बिल प्रपोज करना है तो इनिशिएटिव की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट अगर मान लो हमें लोगों का ओपिनियन जानना है किसी इशू में जो कि जिसका कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस है, तो वहाँ पे हम प्लेबिसाइट कराते हैं। लेकिन ये वहीं पॉसिबल हो सकता है जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम है। ज़्यादा लोगों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही बेटर रहती है। एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के दो काइंड हैं, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, जिसके बारे में हम फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।